चलिए दोस्तों, नमस्कार प्रणाम सबको। तो आज अपन रेलवे ग्रुप डी के कुछ एमसीक्यू से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, और लगभग टॉप 50 क्वेश्चन है। इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गेन करेंगे ताकि आपको 50 क्वेश्चन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लगभग हम 150 से 200 फैक्ट इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं, जो आपकी आगामी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए। कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर भी आपको करते जाना है और मैं इसके थोड़ा थोड़ा डिटेल भी आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी। अब एससीओ का नाम आपने सुन रखा होगा पहले, ठीक है। इस एससीओ का फुल फॉर्म क्या बेटा आपने पढ़ी रखा होगा पहले, संघाई सहयोग कारपोरेशन, ठीक है। तो जो एससीओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एससीओ कब अस्तित्व में आता है, तो ये 2001 में आता अस्तित्व में। हालांकि शुरुआती समय में इसको 1996 में स्टेब्लिश किया गया था, किस रूप में, इसको संघाई 5 के रूप में। तो इसको संघाई 5 के रूप में बेटा शुरुआती समय में स्टेब्लिश किया गया था, आपको याद रखना है। संघाई 5 मतलब इसमें शुरुआती समय में 5 देश हुआ करते थे और 1996 में जब इसको स्टेब्लिश किया गया था, संघाई 5 के नाम से स्टेब्लिश किया गया था। और इसी का सक्सेसर, इसी को सक्सीड करने का काम कौन करता है, एससीओ, संघाई सहयोग कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। 2001 में इसको सक्सीड किया, संघाई 5 को सक्सीड किया। और वर्तमान में इसमें हाउ मेनी मेंबर्स, तो इसमें टोटल बेटा 8 सदस्य देश है। कितने मेंबर देश है इसमें, तो 8 मेंबर देश है, 8 सदस्य देश आपको इस कॉर्पोरेशन में आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। आपको याद रखना, चाइना की राजधानी बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है। इसका सदस्य देश बेटा भारत भी है। कौन है, इसका सदस्य देश भारत भी आपको याद रखना है। भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगर चाहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक बार देख लेना आप, ठीक है, कौन कौन से हैं। देखो शुरुआती समय में इसमें कौन कौन से देश थे, तो शुरुआती समय में इसमें एक तो चीन था, और चीन के अलावा दूसरा कौन था बेटा, चीन के अलावा रूस था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक कौन था, किर्गिस्तान हो गया। कौन सा बेटा, किर्गिस्तान हो गया। इसके अलावा एक कौन सा हो गया है, कजाकिस्तान हो गया है, किर्गिस्तान हो गया है, ठीक है। तो किर्गिस्तान हो गया है, कजाकिस्तान हो गया है। इसके अलावा एक देश और था, तुर्कमेनिस्तान। कौन सा बेटा, तुर्कमेनिस्तान। ये शुरुआती समय में 5 देश थे। बाकी इसमें आगे चलकर 3 अन्य देश भी जुड़ जाएंगे। तो 3 अन्य देश में देखेंगे तो एक भारत, एक कौन देश, एक भारत हो गया बेटा। इसके अलावा 7th में कौन था, तो 7th में आपका पाकिस्तान हो गया। कौन सा हो गया है, पाकिस्तान हो गया है। और एक और देश जुड़ेगा इसमें बेटा, कौन सा, जिसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। क्या नाम है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे टोटल इसमें 8 मेंबर देखने को मिलेंगे, किसमें, एससीओ में, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन में 8 मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग में है। किसका सक्सेसर ये, संघाई 5 को इसने सक्सीड किया है। अब यहां पर पूछा है कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी। तो ये बेटा किसको बनाया जाएगा राजधानी, ये राजधानी 2022 और 23 में, ठीक है। तो 2022-23 के लिए राजधानी क्या रहेगी, तो 2022-23 के लिए राजधानी बनाया जाएगा किसको, वाराणसी को। और ये कब से बनेगी बेटा, सितंबर 2022 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि समरकंद में इनका सम्मेलन होगा, समरकंद उज्बेकिस्तान में इनका सम्मेलन होगा। और वहीं पर बेटा क्या है, सितंबर में, और सितंबर से वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का दर्जा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। स्प्रिंट चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसका संबंध भारत की किस सेना से, जल्दी से आंसर करिए। मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिंट दे दूं। उस सेना के वर्तमान में प्रमुख है आर हरि कुमार। वर्तमान में सेना के प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में सेना के प्रमुख है आर हरि कुमार। वर्तमान में सेना के प्रमुख, ये मैंने आपको हिंट दे दी है। और भारत के द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, कौन से नंबर का, 75th, ठीक है। तो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा आजादी का, आपको याद रखना है। अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है, 75वां अमृत महोत्सव, ठीक है। तो 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसमें कम से कम 75 नई स्वदेशी वो प्रौद्योगिकी उत्पादन को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्प्रिंट चैलेंज है, कौन सा बेटा,
जो स्प्रिंट चैलेंज है इसमें जो है इसमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, किसको बढ़ावा देना है, स्वदेशी टेक्निक को, ठीक है। तो स्वदेशी टेक्निक, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ठीक है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को क्या करना है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और कम से कम 75 नई स्वदेशी टेक्निक्स को इसमें शामिल करना है। तो ये किससे संबंधित है बेटा, नौसेना से। और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख आपको पता ही होगा। तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार है, आपको याद रखना है। आजादी के 75वें महाउत्सव, अमृत महोत्सव में कम से कम 75 नई स्वदेशी तकनीक को इसमें शामिल करना, किसमें, भारतीय नौसेना में। और नौसेना दिवस आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और सेकेंड का आंसर बेटा क्या होगा, डी होगा। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो पहले विदेशी, उनका तो नाम आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। वो क्या है, ऑप्शन में ही नहीं है, ये आपको याद रखना है। मलाला यूसुफजई, इनको 2014 में क्या दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। तो नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई को दिया गया बेटा, कब, तो मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2014 में। कहां से बिलोंग करती बेटा, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे बेटा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो आपको पता होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, नेल्सन मंडेला, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति भी बनते हैं नेल्सन मंडेला। और इनको बेटा 1990 में क्या दिया गया था, 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था, भारत रत्न। शिंजो आबे का नाम आपने सुना होगा, इनको बेटा अभी कुछ ही समय पहले देखा जाए तो लगभग इनको 8 जुलाई की कहानी, कब की कहानी है, 8 जुलाई, ठीक है। तो 8 जुलाई 2022 में, 8 जुलाई 2022 में बेटा क्या कर दी, इनकी गोली मार के हत्या कर दी है। जापान का एक शहर है, ठीक है। तो जापान के एक शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जापान का एक शहर है, कौन सा, नारा, ठीक है। तो जापान की नारा सिटी, जापान के नारा शहर में, जापान के नारा शहर, जापान की नारा सिटी में बेटा इनको क्या कर दी है, गोली मार के इनको हत्या कर दी, आपको याद रखना है। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, कौन सी बेटा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, एलडीपी। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और जापान के सबसे लंबे समय तक ये पीएम रहे, क्या रहे, सबसे लंबे समय तक। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक जापान के क्या रहे हैं, पीएम पद पर इन्होंने काम किया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। जापान के नारा शहर में 8 जुलाई 2022 को इनकी गोली मार के क्या कर दी है, हत्या। अब पूछा है पहला विदेशी, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि 1987 में सबसे पहले मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो सबसे पहले मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। पहले विदेशी रत्न प्राप्त करता कौन है, तो पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान है, आपको याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनको 1987 में मिला था। बट आप ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे कि पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न, तो पहले विदेशी तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। पहले विदेशी कौन थे बेटा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन में नहीं है तो आप किसके साथ जाओगे, नेल्सन मंडेला आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है, ठीक है। इसका आंसर करिए बेटा जल्दी से आप लोग, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आपने सरल क्वेश्चन है तो इसका आंसर करिए आप, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट अकादमी कहां पर है बेटा, शिवपुरी में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में पड़ती है आपकी। इसके अलावा बैडमिंटन अकादमी, हॉकी अकादमी और शूटिंग, तो शूटिंग अकादमी बेटा कहां पर है, ये भोपाल में। कहां पर है, तो शूटिंग अकादमी भोपाल में है और इसको 2007 में स्टेब्लिश किया गया था। कब स्टेब्लिश किया गया इसको, तो इसको बेटा 2007 में स्टेब्लिश किया गया था। 2007 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। बैडमिंटन अकादमी बेटा कहां पर है, ये आपको ग्वालियर में दिखाई देगी। कहां पर, ग्वालियर में। ये अकादमी की बात चल रही, ठीक है, अकादमी की बात चल रही है, आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर बेटा जो आप बुलेट यूज करते, जो क्या बोलते, जो गोली वोली चलाते ना, बंदूक की जो गोली होती बुलेट, ठीक है। तो जो भी बंदूक की जो कारतूस होती है, कारतूस अगर चला लिया आपने और उसका मतलब उसको दोबारा उसका दुरुपयोग ना, ठीक है, इस मशीन में के चलते कारतूस का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है।
कारतूस नष्ट करके इनके दुरुपयोग से बचाना। ठीक है, तो जो भी आप बुलेट, जो भी कारतूस का प्रयोग करते हैं उसके मिसयूज से उसको बचाने के लिए बेटा ये बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी भोपाल में, जिसकी स्थापना कब होती है? शूटिंग अकादमी की स्थापना 2007 में। तो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का आंसर लाल लाली क्या होगा? तो 4 का आंसर बेटा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? ठीक है, देखो आपको पता होगा ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। ठीक है, तो जो एनआईए ये बेटा कब अस्तित्व में आती है? तो इसकी स्थापना होती है एनआईए की कब? तो एनआईए की स्थापना होती है 2008 में। तो 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये बेटा आतंकवाद, जाली मुद्रा, मानव तस्करी की जांच कर सकती है। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने आपको? मेनली तो शुरुआती समय में इसको आतंकवादी जो घटनाएं घटित हुई थी मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ था, आपको पता होगा कसाब वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो 26/11 हमला हुआ था मुंबई में, तो मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ उसके बाद में इसका गठन किया गया था एनआईए का। तो ये आपको याद रखना है कि जो आतंकवादी घटना, ठीक है, तो आतंकवादी घटना हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी जाली मुद्रा, ठीक है, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी, ठीक है, तो मानव तस्करी, ठीक है, इससे संबंधित ये कामकाज करने का काम करती कौन? एनआईए। 2019 में इसमें कुछ चेंजेस किया गया और जाली करेंसी, जाली मुद्रा आपकी, ठीक है, जाली करेंसी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, आतंकवादी गतिविधि इनकी जांच करने का काम करती कौन? एनआईए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना तो 2008 में होती, दिसंबर 2008 में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है बेटा? तो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता वर्तमान में इसके क्या बेटा? हेड प्रमुख, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? डी होगा। नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? नीति आयोग का नाम आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाएगा 110%, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2015 में इसको क्या किया जाता है? तो 1 जनवरी 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये बेटा किस रूप में काम करता है? ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और ये बेटा क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। किसके लिए इसकी स्थापना होती है? सहकारी संघवाद। ठीक है, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना मतलब शुरुआती समय में राज्यों की कंप्लेन हुआ करती थी कि भाई ये योजना आयोग है, वो योजना आयोग अपने हिसाब से योजना बनाती, किस राज्य में किस चीज की डिमांड क्या है। तो राज्यों की बड़ी नाराजगी हुआ करती थी कि यार हमसे तो कोई सलाह मशुरा, हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो आगे चलकर बेटा क्या करा, इसमें 1 जनवरी 2015 में जो नीति आयोग था, इसमें केंद्र के साथ साथ में राज्यों की सरकार भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और क्या मेन ऑब्जेक्ट इसको? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसके अध्यक्ष बेटा कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष। तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह इसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में अध्यक्ष बेटा अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा अगर आपसे यहां पर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए, उपाध्यक्ष कौन है, तो आप उपाध्यक्ष बेटा किसको बताएंगे? ठीक है, तो उपाध्यक्ष बताएंगे आप सुमन बेरी को। किसको बताएंगे? वर्तमान में उपाध्यक्ष, वर्तमान की बात बता रहा हूं। ठीक है, अभी चेंज हो गए सुमन बेरी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है बेटा? तो परमेश्वरम अय्यर वर्तमान में सीईओ, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इनको सीईओ बनाया गया। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है परमेश्वरम अय्यर, है आपको याद रखना। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। थिंक टैंक के रूप में काम करता, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, जो भी पीएम होगा वो अध्यक्ष होगा। किसको रिप्लेस किया इसने? योजना आयोग को रिप्लेस किया था, ये आपको याद रखना है। किसको रिप्लेस किया बेटा? योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, यह आपको याद रखना है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है नीति आयोग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग। ठीक है, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये पड़ेगा आपका क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 6 का आंसर बेटा क्या होगा? बी होगा।
चंद्रमा मिशन धानुरी किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका आंसर करिए, है ना। तो यहां पर चंद्रमा मिशन, मैं आपको हिंट दे दूं उस देश की राजधानी क्या है। अच्छा मुद्रा में आपको बता दो, थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो मुद्रा उस देश की क्या है बेटा, तो उस देश की मुद्रा वॉन है। और उस देश की कैपिटल क्या है, तो उस देश की कैपिटल अगर पूछी जाए तो आप कैपिटल क्या बताओगे, तो कैपिटल आप बताओगे सियोल। क्या है, सियोल। मैंने इतने हिंट आपको दे दी, उस देश की कैपिटल सियोल है, मुद्रा वॉन है, आप समझ गए होंगे। उन्होंने पहली बार ये काम किया, उस देश के द्वारा बेटा क्या किया गया, ये पहली बार चंद्रमा के लिए अपना मिशन रवाना किया गया है। तो पहली बार चंद्रमा के लिए इन्होंने मिशन को रवाना किया है, आपको याद रखना है। और वहां की एयर स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, कारी। ठीक है, तो वहां की एयर स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, कारी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कारी का मतलब क्या होता है, तो कारी का मतलब बेटा होता है कोरिया। ठीक है, तो कारी मतलब कोरिया एयर स्पेस। ठीक है, तो कोरिया एयर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो कोरिया एयर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां की क्या है, वहां की एजेंसी का नाम है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, तो अपने यहाँ भारत में अंतरिक्ष एजेंसी जैसे इंडिया में इसरो है, इंडिया में क्या है, इसरो है। अमेरिका में कौन सी है, नासा है। ठीक है, इसके अलावा अन्य देशों में अलग अलग होती है। उसी प्रकार कोरिया में जो अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम क्या है, कारी है, कोरिया एयर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। तो कारी मतलब ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के द्वारा बेटा ये काम किया गया इनके द्वारा। कब, अगस्त 2022 में। ये करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। तो अगस्त 2022 में चंद्रमा मिशन दानुरी को पहली बार इनके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का आंसर बेटा क्या होगा, तो 7 का आंसर होगा सी होगा। मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, वो आप जरूर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेबी ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, क्या बोला मैंने यहां पर आपको, सेबी ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया। अब सेबी का नाम आपने सुनी रखा होगा, ये रहा आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का हेडक्वार्टर लल्ला कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बेटा मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वेयर इज सिचुएटेड हेडक्वार्टर, सो सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती लालो, तो इसकी स्थापना होती बेटा अप्रैल में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है, अप्रैल 1988 में। तो 1988 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, परंतु इसको कानूनी मान्यता कब मिलती है, तो इसको कानूनी मान्यता मिलती बेटा कब, तो इसको कानूनी वैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसको लीगल, तो इसको लीगली या कानूनी वैधानिक दर्जा लीगल मान्यता कब मिलती है, जनवरी 1992 में। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में सेबी के प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में सेबी के प्रमुख बेटा माधवीपुरी बुच है। कौन है, माधवी। ठीक है, माधवीपुरी, या आपने सुन पढ़ रखा होगा करंट अफेयर में, माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो माधवीपुरी बुच वर्तमान में क्या है, तो माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की क्या है बेटा, तो वर्तमान में सेबी की हेड है। और सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में, सेबी को लीगल वैधानिक लीगल मान्यता, कानूनी मान्यता कब मिलती है, 1992 में जनवरी में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां उनको रेगुलेट, और जो म्यूचुअल फंड आप खेलते हो ना, म्यूचुअल फंड जो करते हैं, तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती क्या बेटा, सेबी। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कितने सदस्य की कमेटी बनती है, अभी वर्तमान में 15 सदस्य की कमेटी बनाई गई। तो क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का आंसर बेटा क्या होगा, ए होगा। बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ये बायोमास आप क्या समझते हो बायोमास से, ठीक है, जो आपकी सूखी पत्ती, ठीक है। तो जो बायोमास बेटा क्या है, तो बायोमास के अंतर्गत आप समझते हैं जो सूखी पत्ती हो गई, पेड़ पौधे की जो सूखी पत्तियां, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बायोमास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बायोमास। ठीक है, तो सूखी लकड़ी हो गई या पत्ती हो गई, डाली वाली सूखी लकड़ी, पत्ती डाली, इसको क्या कहते हैं, बायोमास। ठीक है, तो इनको इकट्ठा करके बेटा क्या करना है, हाइड्रोजन को उत्पन्न करना, हाइड्रोजन ग्रीन। ठीक है, तो पहला व्यवसायिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा, आपको याद रखना है। अब अगर ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। अब देखो यहां पर क्या बेटा, 30 टन बायोमास। ठीक है, तो 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो ये आपको याद रखना है, कितने बेटा, 30 टन बायोमास से। ठीक है, तो
30 टन बायोमास से, अगर इतना बायोमास हम यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे 1 टन हाइड्रोजन का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। या आपको याद रखना 1 टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन या उत्पादन होगा। और हाइड्रोजन से किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन या प्रदूषण नहीं होता है, आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, अगर आप हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे तो इससे किसी प्रकार का कार्बन उत्पन्न नहीं होता, पोल्यूशन प्रदूषण नहीं होता। तो 23 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन होगा प्रतिदिन बेटा। और बायोमास मतलब सूखे पेड़ पौधे पत्ती जो भी रॉ चीजें है ना, जो बच गया उसको हम प्रयोग में करेंगे। तो ये बेटा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहां पर, तो मध्य प्रदेश में खंडवा। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसको स्टेब्लिश किया जाएगा, देश का पहला, आपको याद रखना है। तो 9 का आंसर बेटा क्या होगा, डी होगा। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेबल योजना का नाम आपने सुना होगा, वेबल प्लान आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। जून 1945 में वेबल प्लान आया था। अगस्त ऑफर कब आता है, तो ये बेटा आपका आता है अगस्त में। कब आता है, अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आता है। क्रिप्स मिशन कब आता बेटा, तो क्रिप्स मिशन आपका आता है मार्च 1942 में। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है, तो कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। ये आपको याद रखना है। अब जो क्रिप्स मिशन था इसमें कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स, ओनली 1 मेंबर्स। एंड कैबिनेट मिशन में हाउ मेनी मेंबर्स, तो 3 मेंबर्स से आपको याद रखना है। अब जो क्रिप्स मिशन आया था इसका मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य क्या था कि कैसे भी करके भारतीयों को सेकेंड विश्व युद्ध में क्या करना है, शामिल करना। एक प्रकार का लॉलीपॉप हुआ करता था, अगस्त ऑफर वेबल प्लान, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लान लाया था कि इंडियंस को बोला था कि सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के पश्चात हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, एक भारत संघ का निर्माण करेंगे, भारत संघ में जिसको शामिल होना वो हो, अदरवाइज वो अपने हिसाब से। ऐसे बहुत सारे लॉलीपॉप दिए इन्होंने, तो हमने इनको ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और हमारा कहना था कि हमको क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो बेटा ये ऐसी बैंक का चेक था जिसका बैंक ही क्या होने वाला था, करप्ट होने वाला था या दिवालिया। क्योंकि सेकेंड दिवालिया होने वाला था, करप्ट होने वाला था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी हालत खराब थी। किसकी, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड की हालत खराब थी। अब वो हमारे लिए क्या काम करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, ये तो ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक ही क्या होने वाला है, करप्ट होने वाला है। तो बेटा ये गांधी जी ने किसके बारे में कहा था, क्रिप्स मिशन योजना के बारे में कहा था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, कौन सा कब आया था। तो 10 का आंसर बेटा क्या होगा, 10 का आंसर सी होगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। तो 16 सितंबर को बेटा ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ओजोन संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा कब बेटा, तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, आपको याद रखना है। 8 सितंबर को क्या है, 18 मार्च को क्या है, तो 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, ठीक है। तो ये आयुध निर्माण दिवस कब मनाते बेटा, तो आपका आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता कब, तो आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये बेटा कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 सितंबर, ठीक है। तो 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल बोले तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाएगा 16 सितंबर को। और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, 1966 से इसको मनाया जा रहा, 1966 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बेटा क्या होगा, सी होगा। अब ये वाली देखो, आपको सामने पीछे कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर करिएगा आप। मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो पुस्तक को प्रकाशित किस वित्त मंत्री ने किया था। यहां पर क्या पूछा है, किस मंत्री के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो किस मंत्री के द्वारा इसको बेटा प्रकाशित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो पुस्तक को प्रकाशित किस वित्त मंत्री ने किया था। देखो मन की बात वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 3 अक्टूबर 2014 में पहली बार प्रसारित होता है। ये आपको पता होगा, ये आकाशवाणी पर आता है बेटा, कहां पर, आकाश, ठीक है। तो आकाशवाणी, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, ठीक है। तो आकाशवाणी पर इसको प्रसारित किया जाता है। तो जो मन की बात प्रोग्राम है ये अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी, कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके द्वारा पहली बार इसका एपिसोड कब आया था, तो पहला एपिसोड आया था 3 अक्टूबर 2014 में। अभी तक लगभग 87
अभी जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है एक आधा और ज्यादा कम ज्यादा हो गया होगा। तो अभी तक लगभग इसके 87 एपिसोड हो चुके मन की बात। और पहली बार कब प्रसारित हुआ, तो पहली बार 3 अक्टूबर 2014 में इसको आकाशवाणी डीडी न्यूज और डीडी नेशनल पर इसको प्रसारित किया जाता है। तो मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो पुस्तक किसने प्रकाशित किया था, तो आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, ये स्वर्गीय हो गए हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14 नंबर के क्या है प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, आपको याद रखना। द्रौपदी मुर्मू ने इनको सक्सीड किया है। सुषमा स्वराज ये भी स्वर्गीय हो चुकी है, आपको याद रखना है। और राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास में है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय वर्तमान में किसके पास में, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो ये आपके राजनाथ सिंह जी के पास में। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो थी वो दे दी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा लालो, ए होगा। भारत के अलावा चाहमार बंदरगाह परियोजना से कितने अन्य देश जुड़े, इसका आंसर करिए आप, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए बेटा। चाहमार परियोजना, एक आपने ग्वादर पोर्ट का नाम सुना होगा कि नहीं सुना है, ठीक है, बिल्कुल सुना है सर, आपने सुना दिया तो अच्छी बात है। तो आपने ग्वादर पोर्ट का नाम सुना होगा। ये ग्वादर पोर्ट कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। और ये जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान ने अभी कुछ समय के लिए दे दिया चाइना वाइना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में एक और आपने सुना होगा हम्बन, ठीक है। तो हम्बन टोटा पोर्ट है, ठीक है, कौन सा बेटा, हम्बन टोटा, ठीक है। तो ये हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा बंदरगाह या पोर्ट, ये आपका बेटा कहां पर है, श्रीलंका में, ठीक है। और ये भी शायद इन्होंने भी कुछ समय के लिए चाइना को दे रखा है। तो हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा बंदरगाह कहां पर है, श्रीलंका। ग्वादर पोर्ट आपका पाकिस्तान में है। और यहां पर बेटा ये क्या है आपका भारत, भारत के अलावा आपका अफगानिस्तान, भारत के अलावा आपका अफगानिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और एक और देश कौन सा है, ईरान। तो भारत, अफगानिस्तान और ईरान, इन 3 देशों के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। मेनली तो मुख्य तौर पर ये कहां पर है, तो मुख्य तौर पर ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, तो मुख्य तौर पर तो ये आपको देखने को मिलेगा ईरान। और ईरान में कौन सी बेटा, तो ओमान की खाड़ी। तो ईरान में ओमान की खाड़ी में आपको ये ग्वादर पोर्ट देखने को, सॉरी चाहमार बंदर का देखने को मिलेगा। तो एक तो भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान, अन्य 2 देश भी इससे जुड़े हैं। तो इस प्रकार बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा। अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, ठीक है। तो भारत टोटल अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ में सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। 7 पड़ोसी देशों के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है। तो 7 पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करने का काम करेगा बेटा कौन, भारत, ये आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक हम बांग्लादेश और चीन और पाकिस्तान के साथ में, सबसे अधिक बेटा किसके साथ में, तो सबसे अधिक आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, चीन हो गया, कौन सा, चीन। इसके बाद में बेटा कौन सा है, इसके बाद में आपका पाकिस्तान हो गया, कौन सा हो गया है, पाकिस्तान। टोटल कितने देश है, तो टोटल हम 7 पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। कौन कौन से बेटा, ये आपका नेपाल हो गया, क्या हो गया है, नेपाल हो गया, ठीक है। तो नेपाल के अलावा बेटा कौन सा है, नेपाल के अलावा म्यांमार, ठीक है। तो नेपाल हो गया है, म्यांमार हो गया है, ठीक है, कौन सा, म्यांमार, ठीक है, ये म्यांमार हो गया है। इसके अलावा आपका भूटान हो गया है, कौन सा देश हो गया है, भूटान। इसके अलावा बेटा एक और 7वां कौन सा है, 7वां है अफगानिस्तान, ठीक है। तो 7वां है अफगानिस्तान। इस प्रकार हम देखेंगे तो सबसे कम सीमा किस देश के साथ में साझा करता भारत, तो सबसे कम सीमा बेटा अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है। टोटल कितने पड़ोसी देश के साथ में सीमा साझा कर रहा है, 7। सबसे अधिक किसके साथ में, लगभग 4096 किलोमीटर सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में, ये आपको याद रखना है। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है, तो बांग्लादेश के साथ में। ये मैंने सीक्वेंस से बताया आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से है, फिर चाइना से है, फिर पाकिस्तान से है, ठीक है, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और सबसे कम है अफगानिस्तान। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश से देखेंगे तो भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इसकी ट्रिक है बेटा आप मित्र में, ठीक है, आप मित्र में ये 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य सीमा स्पर्श करेंगे किसके साथ में, बांग्लादेश के। 5 कौन कौन से हो गया, तो आ से बेटा क्या हो गया है, तो आ से हो गया आपका असम, आ से क्या हो गया है, असम हो गया है। पी से आपका पश्चिम बंगाल हो गया है, पी से क्या हो गया आपका
पश्चिम बंगाल हो गया है। मी से आपका क्या हो गया है, मिजोरम। मी से क्या हो गया बेटा, मिजोरम हो गया है। और त्रि से क्या हो गया है, त्रि से आपका त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया है, त्रिपुरा हो गया है। और इसके अलावा एम से क्या हो गया, मे से मेघालय। मे से क्या हो गया बेटा, मेघालय, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार 5 देशों के साथ में बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती भारत के 5 राज्य। और ये कौन कौन से देश, मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बेटा क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा आकर्षण स्थल है। हिमाचल प्रदेश का नाम आपने सुन ही रखा होगा, है ना। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला राजधानी हिमाचल प्रदेश की आपको याद रखना है। और यहीं पर आलू अनुसंधान केंद्र, आपको पता है आलू अनुसंधान केंद्र। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये आलू अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और ये अंग्रेजों की ठंडी के समय में राजधानी क्या हुआ करती थी, तो अंग्रेजों की शीतकालीन कैपिटल क्या हुआ करती थी बेटा, तो अंग्रेजों की शीतकालीन कैपिटल हुआ करती थी क्या, शिमला, जिसको डलहौजी ने बनाया था इसको कैपिटल, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बॉम्डीला दर्रा बेटा कहां पर है, ये आपका अरुणाचल में, कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में बॉम्डीला दर्रा है। मिंटांग दर्रा बेटा कहां पर है, ये आपको उधर पाकिस्तान साइड दिखाई पड़ेगा, कहां पर, पाकिस्तान साइड आपको देखने को मिलेगा मिंटांग, ठीक है। तो मिंटका दर्रा कहां पर है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। और अनग्लेहर दर्रा बेटा कहां पर है, तो ये अगहिल दर्रा कहां पर है, तो ये आपका लद्दाख में, कहां पर है, लद्दाख में। अब यहां पर हिमाचल का बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या है, रोहतांग पास है बेटा। कौन सा दर्रा है, रोहतांग पास। ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा, तो रोहतांग दर्रा आपको कहां देखने को मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। तो पाल घाट निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता, पाल घाट, इसका आंसर करिए। नासिक और मुंबई के बीच में बेटा क्या है, तो नासिक और मुंबई के बीच में आप देखेंगे थाल घाट। अच्छा, भोर घाट कहां है, मुंबई और पुणे के बीच में। तो मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा है, तो मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट, ठीक है। तो भोर घाट बेटा कहां पर है, तो भोर घाट आपका मुंबई और पुणे में हो गया है। इसके अलावा पाल घाट आपका कहां पर है, पाल घाट आपका कोयम्बटूर टू कोच्चिन, ठीक है। तो कोयम्बटूर और कोच्चिन ये केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपका पाल घाट हो गया, ये क्या हो गया है, पाल घाट, कोयम्बटूर और कोच्चिन। नासिक और मुंबई के बीच में बेटा थाल घाट है, कौन सा है, थाल घाट। ये पासे से दर्रे इनको जोड़ने का काम करते। तो कोयम्बटूर और कोच्चिन के बीच में पाल घाट, नासिक और मुंबई के बीच में थाल घाट, और मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट। तो पाल घाट के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर आप कर ही दोगे, ठीक है, कोयम्बटूर टू कोच्चिन। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बेटा क्या होगा, सी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1936 में होती है, आपको याद रखना है। शुरुआती समय में से क्या कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। तो शुरुआती समय में इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हेमिस बेटा कहां पर है, ये हेमिस है आपका लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहां पर बेटा, लद्दाख में, जो हिम तेंदुओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध, आपको याद रखना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है लालो, ये बेटा आपके उत्तराखंड में, कहां पर है, उत्तराखंड में। और पहला पूछा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, 1936 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये भी आपको कहां दिखाई पड़ेगा, तो ये भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 17, और 17 का आंसर क्या होगा, डी होगा। सरहुल उत्सव मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय से संबंधित है, इसका आंसर करिए जल्दी से। मेघालय का मैना, देखो राजस्थान में आपको घूमर देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में घूमर है। मेघालय में आपका लोहा, ठीक है, तो लोहो मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय में बेटा कौन सा है, तो मेघालय में मैंने आपको बताया था कौन सा है, तो मेघालय में आपको लोहो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेघालय में बेटा कौन सा है, तो मेघालय में आपको लाहो, लोहो नहीं लाहो, ठीक है। तो मेघालय में कौन सा है, तो मेघालय में आपको लाहो देखने को मिलेगा। झारखंड में आपको कौन सा, सरहुल, ठीक है। तो सरहुल आपका झारखंड में है।
उड़ीसा में आपको पता होगा, ओडिसी झारखंड में, ठीक है, सॉरी उड़ीसा में ओडिसी, ठीक है। तो सरहुल बेटा कहां पर है, तो ये सरहुल लोक नृत्य आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री आपको पता ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, बी होगा विधि भागवतम, ठीक है। विधि भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तमिलनाडु में आपने देखा होगा भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम बेटा कहां पर है, तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में बेटा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, कहां पर ये, आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है। और केरल में बेटा क्या है, तो केरल में आपको पता होगा, तो केरल में आपका मोहिनी अट्टम, कौन सा बेटा, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम ये आपको याद रखना, मोहिनी अट्टम कहां पर है, केरल में। तो केरल में बेटा कौन सा है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपको याद रखना है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में, और विधि भागवतम बेटा कहां पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर कुचिपुड़ी भी होता कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 का आंसर क्या होगा, सी। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मतलब लिखा ही है मौलिक अधिकार। तो यहां पर बेटा क्या देखेंगे आप 70 में, अनटचेबिलिटी अस्पष्टता का अंत, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी अस्पष्टता संबंधित अनुच्छेद आपको कहां पर दिखेगा, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 18 में क्या है, तो 18 में बेटा आपको बताया गया है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत, ठीक है। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत, ठीक है। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 18 में है। इसके अलावा बेटा 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम से संबंधित किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, किसी को जबरदस्ती बेच के भाई किडनी विडनी निकाल लो, वेश्यावृत्ति के लिए उसको काम में लिप्त कर देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम से संबंधित आर्टिकल 23 है। और बच्चों के शोषण, तो बिलो 14 एज ऑफ 14 मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने आदि क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं, यह आर्टिकल 24 कहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड 24 में आप देखेंगे, 23 में कहा गया कि आप जबरदस्ती किसी से बेगार मतलब बिना श्रम के, बिना पारिश्रमिक, बिना पैसे के आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि देश हित में है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैंडेटरी बाध्य किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें आपको पैसा मिले, है ना। तो बोले मैं तो देश सेवा के लिए जा रहा हूँ सेना पे, सीमा पे लड़ने, तो मुझे चाहिए पैसा, ऐसा नहीं है। हथियार आपको प्रोवाइड करवाएगी सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, डी होगा। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम अभिनेत्री, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम अभिनेत्री का नाम बताइए। देविका रानी बेटा इनके ये क्या है, ये प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हीरोइन कौन है, देविका रानी एक्ट्रेस, ये आपको याद रखना है। प्रथम इनको क्या मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये राज्यसभा के लिए नामित होने वाली क्या है बेटा, ये राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला है। इनको 1956 में नॉमिनेटेड किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम अभिनेत्री तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता कौन सा, भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम कलाकार भी क्या है, कौन सी कलाकार है, तो भरतनाट्यम नृत्यांगना एक कलाकार भी है। और राज्यसभा के लिए सबसे पहले इन्हीं को नॉमिनेटेड किया गया था। तो राज्यसभा के लिए सबसे पहले इन्हीं को नॉमिनेटेड किया गया था 1956 में। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रथम अभिनेत्री, ठीक है। तो अभिनेत्री तो नहीं थी बेटा, तो अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त, ठीक है। तो नरगिस दत्त को 1980 के समय में इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। और 1981 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मम्मी कौन थी बेटा, नरगिस दत्त, है ना। तो राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री पूछा है तो आप क्या लगाओगे, नरगिस दत्त। अगर प्रथम महिला पूछा जाता, फर्स्ट वुमेन, तो प्रथम महिला में आप क्या आंसर करते बेटा, तो प्रथम महिला में आप रुक्मणी देवी अरुंडेल आंसर करते हैं। अब अरुंडेल अब पूछा कुछ और है तो आंसर तो कुछ और ही आएगा ना। चलिए, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, समग्र मतलब कंप्लीटली भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। देखो, भारत का जो संविधान है ये कब रेडी होता है, तो ये बेटा इसको रेडी होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है।
तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता भारत के संविधान को बनाने में, और लगभग 63 और कुछ है ना, इतना खर्च हुआ था, 64 लाख अराउंड मान लो आप, ठीक है। तो 63 करोड़ और कुछ पैसे खर्च हुए थे, ठीक है। तो छोड़ो तो कितना खर्च हुआ था उसको कोई मतलब नहीं, लगभग 64 के अराउंड, छोड़ो उसको। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में और लगभग 60+ कंट्री के देशों के संविधान का हमने स्टडी किया था, अध्ययन किया था। जो भी हमारे देश के संविधान बनाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने लगभग 60+ 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने भारत का संविधान बनाया था। और भारत का संविधान हमने अपनाया था कब, इसको एडॉप्ट कब किया था, तो इसको बेटा हमने एडॉप्ट किया था, इसको अंगीकृत एडॉप्ट अपनाया था कब, 26 नवंबर 1949 में। और इसी दिन इसको क्या करा था, इसी दिन इसको हमने पार्शली बोले तो आंशिक रूप से क्या कर दिया था, पार्शली बोले तो आंशिक रूप से लागू भी कर दिया था। पार्शली बोले तो इसको हमने क्या करा था, तो पार्शली बोले तो इसको हमने आंशिक रूप से लागू भी कर दिया था इसी दिन। मतलब लगभग 16 आर्टिकल को हमने इंप्लीमेंट किया था, लगभग 16 आर्टिकल को। परंतु कंप्लीटली बेटा कब, तो कंप्लीटली भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यह आपको याद रखना है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 में हमने पहली बार स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट किया था। तो उसी 26 जनवरी को हिस्टोरिकल यादगार बनाए रखने के लिए हमने भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट या लागू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बेटा क्या होगा, ए होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक है। देखो ये आपको याद रखना है कि आपका आर्टिकल 31 और 19F, ठीक है, 19F और 31 यहीं पर ये आपका हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका जो फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 और 19F में आपको देखने को मिलेगा। परंतु क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, आपको याद रखना है, 1978 में बेटा होता है। यहां से इसको इंप्लीमेंट किया, यहां से इसको हटाया और आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया। इन बिच पार्ट, तो पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 12 है। तो भाग 12 में और आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिलेगा राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको क्या बना दिया है, एक विधिक अधिकार बना दिया है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोरारजी की सरकार के समय में यह अमेंडमेंट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का आंसर बेटा क्या होगा, तो 23 का आंसर होगा लालो ए होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, आप स्ट्रेस ना ले किसी भी प्रकार का, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार, ये आपात वाला जो कॉन्सेप्ट आपात अधिकार, इसको बताइए, ठीक है। तो आपात कौन से आर्टिकल में आपको, सॉरी भाग कौन सा है, तो आपात संबंधित उपबंध ये आपके भाग 18 में। इन बीच पार्ट, तो ये भाग तो रहने दो आप, ठीक है। आप तो ये समझो कि आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 352 हो गया, इसके अलावा 356 हो गया है, इसके अलावा आपका 360। तो यहां पर बेटा क्या है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा यहां पर बेटा क्या बताया गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। कहां पर बेटा, राज्यों में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रूल स्टेट में, ठीक है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो गया। इसके अलावा 360 में बेटा क्या है, वित्तीय आपात है, क्या है, वित्तीय आपात, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कई बार लगता ही रहता है। और राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी भारत में अभी तक कितनी बार लगी है, 3 टाइम। फर्स्ट टाइम 1962 में, आपको याद रखना है, देन सेकेंड टाइम 1971 में, देन थर्ड टाइम कब लगी थी, 1975 में। भारत चाइना युद्ध आपको याद रखना है, इधर आपका भारत पाकिस्तान युद्ध और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो भारत में बेटा हाउ मेनी टाइम्स, तो 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो ये राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार है, 3 प्रकार के आपात अधिकार है, सब राष्ट्रपति ही लगाता है। तो बेटा सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। हालांकि नेशनल इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगाई गई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, डी। होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, होलकर स्टेडियम भोपाल में बेटा कौन सा है, तो भोपाल में आपका ऐशबाग स्टेडियम है, कौन सा है, ऐशबाग स्टेडियम।
तो ये ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? तो ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल में पड़ेगा। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। कौन सा है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम बेटा कहां पर है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यहीं पर दोहरा शतक मारा था किसने? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो ग्वालियर रूप सिंह स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। और जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर है बेटा? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम आपके जबलपुर में है। होलकर उषा राजे स्टेडियम यहीं पर अब कुछ समय के पहले, कुछ समय बाद, अभी लगभग मेरे ख्याल से अक्टूबर में भारत अफ्रीका का यहाँ पर 2020 मैच खेला जाएगा। बहुत सालों बाद उसको मेजबानी मिली है इंदौर होलकर उषा राजे स्टेडियम को। तो बेटा होलकर स्टेडियम आपका कहाँ दिखाई पड़ेगा? आपको इंदौर में। ठीक है। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी? एक और खिलाड़ी इसी खेल से संबंधित हैं जिनका नाम क्या है? दीपिका पल्लिकल। ठीक है। ये दिनेश कार्तिक की वाइफ वर्तमान में दीपिका पल्लिकल, ये आपको याद रखना है। तो दीपिका पल्लिकल है ना, तो दीपिका पल्लिकल। इसके अलावा एक और खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? ज्योत्सना चिनप्पा। ठीक है। तो ये ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल ये दो फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत की। और कौन से खेल से संबंधित है बेटा ये? तो ये स्क्वैश नाम का एक खेल है। कौन सा? स्क्वैश नाम का। ठीक है। तो स्क्वैश नाम का एक खेल है, उस खेल से संबंधित है दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा उस खेल से संबंधित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा पी। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? इसका आंसर करिए। पुरुष विश्व कप देखो सबसे पहली बार 1971 में किसने जीता था? तो पहली बार में ठोक दिया सबने, सबको ठोक दिया किसने? पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। भारत ने पहली बार कब जीता था? तो भारत ने पहली बार जीता था 1975 में। तो 1975 में पहली बार जीतने का काम कौन करेगा? भारत में। अब पूछा जाए कि भाई 2018 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था ये भारत में हुआ था। और भारत में कहां पर? भारत में उड़ीसा। भारत में आपने उड़ीसा का नाम सुना होगा। और 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, 2023 का भी जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, 2023 का बेटा जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा कब का? 2023 का। ये भी बेटा आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम क्या है? कलिंगा स्टेडियम। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये बेटा कौन सा में, तो ये जो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। चलिए, तो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा भुवनेश्वर में 2023 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला जाएगा। किसका? हॉकी का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी? बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप हर कोई जानते होंगे इनके बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेलते हैं। कौन से क्लब से खेलते हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेला करते फुटबॉल। और कौन से देश के लिए खेलते बेटा? पुर्तगाल देश के लिए खेलते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो पुर्तगाल के लिए। फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, परंतु उनका क्लब अलग है मैनचेस्टर यूनाइटेड। निम्न में से कौन सी भारत में सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है। सिंधु की एक और सहायक नदी मैं आपको बता दूं, व्यास नदी भी। ठीक है। तो व्यास नदी हो गई, इसके अलावा आपकी रावी नदी हो गई है, इसके अलावा आपकी चेनाब नदी हो गई है। कौन सी बेटा? चेनाब नदी। इसके अलावा आपकी झेलम नदी, ये झेलम आपके शेषनाग झील जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। ठीक है। तो शेषनाग झील जम्मू एंड कश्मीर से झेलम नदी निकलती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा रावी नदी, कौन सी नदी बेटा? ये जो रावी है। ठीक है। तो कौन सी नदी बताई मैंने आपको? रावी नदी। ठीक। तो ये रावी नदी हो गया। इसके अलावा एक और नदी कौन सी है? ये आपकी कहाँ से निकली? ये आपने पढ़ ही रखा होगा इसको मेरे ख्याल से। तो ये बेटा हिमाचल प्रदेश से निकलती। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। तो आपकी एक तो व्यास नदी और एक रावी नदी। ठीक है। तो ये रावी और व्यास नदी आपके रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है।
और ये बेटा जो सिंधु नदी है ये आपकी बेटा मानसरोवर झील से, ठीक है। तो ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती कौन सी नदी? सिंधु। ये सिंधु नदी उधर बहते बहते भारत के अलावा उधर पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है ये अपना मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ये आपको याद रखना है। तो ये नर्मदा आपकी कहाँ की नदी है? नर्मदा तो अपने मध्य प्रदेश में बहती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश जबलपुर, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बेटा क्या होगा? सी होगा। विश्व ORS दिवस, ठीक है, ORS दिवस कब मनाया जाता? विश्व ORS दिवस कब मनाया जाता? इसका आंसर करें आप जल्दी से ही। ठीक है, ORS का घोल पीते ना अपन जब बच्चों को, छोटे बच्चों को दस्त वस्त लग जाता है, लूज मोशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका क्या है? फुल फॉर्म है ORS का। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। ORS दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, आपने पढ़ ही रखा होगा। और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस बेटा कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ORS का घोल पूछा है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो 30 का आंसर बेटा क्या होगा? सी होगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीबी, इसको क्या कहा जाता है? क्षय रोग, ठीक है। टीबी क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? लंग्स, आपके फेफड़े, ठीक है। तो आपके फेफड़े, लंग्स को प्रभावित करने का काम करता है टीबी, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या? हाँ, एक बात को सुनो, ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है बेटा? ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो टीबी किस प्रकार की डिजीज है बेटा? तो ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। किस प्रकार की डिजीज है? तो बैक्टीरियल डिजीज है ना। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बेटा आपके लंग्स को प्रभावित करती है। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता लालो? तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता बेटा? टीबी दिवस मनाया जाता। कई लाखों लोगों की मृत्यु होती टीबी के कारण। तो 31 का आंसर क्या होगा? सी होगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व, ये हीमोग्लोबिन समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्लड से संबंधित बात कर रहे हैं। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 ब्लड होता है इसका पीएच। आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? लगभग 5 से 6 लीटर आपकी बॉडी में ब्लड होता है। महिलाओं में 1 से 1.5 लीटर कम होता है। और आपकी बॉडी का लगभग 7% भार, आपकी बॉडी का लगभग 7% भार या वजन ब्लड का ही होता है, आपको याद रखना है। और ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड जमता क्यों नहीं है? तो आपको पता होगा एक पदार्थ जिसका नाम क्या है? हेपेरिन, ठीक है। तो हेपेरिन नाम का एक पदार्थ है, हेपेरिन, ठीक है। तो हेपेरिन नाम का एक पदार्थ है जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड जमता नहीं है बेटा। और स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहलाता है। और ब्लड में बेटा क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आपके आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आपको याद रखना है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व आयरन, Fe आपको याद रखना। 32 का आंसर होगा ए। डीपीटी, आपने सुना होगा डीपीटी का टीका लगता ना छोटे बच्चों में, कि नहीं लगता है? डीपीटी, डीपीटी, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म बताओ बेटा? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ठीक है। ये काली खांसी, आपकी जो काली खांसी, खांसी काली दिखाई नहीं पड़ती, इसका नाम है काली खांसी। नहीं तो आप बोलोगे सर काली कैसी है, ठीक है। तो ये बेटा आपकी काली खांसी, क्या है? काली खांसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? आपकी जो काली खांसी है, क्या है? काली खांसी, ठीक है।
तो आपका डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है, और टिटनेस, ठीक है, इसमें डीपीटी का टीका लगता है, आपको पता होगा, और पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी। तो इसको ट्रिपल एंटीजन डोज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे ट्रिपल एंटीजन डोज के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये बैंक की स्थापना कब होती है, इस बैंक की स्थापना आपने पढ़ रखा होगा, इस बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1936 के अधिनियम के तहत। तो 1934 के अधिनियम, 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था। एसबीआई की स्थापना बेटा कब होती है, तो एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में। तो जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है। इसको शुरुआती समय में इंपीरियल बैंक कहा जाता था, ठीक है। तो जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था 1921 के समय में, परंतु 1955 में इसका नाम क्या कर दिया, एसबीआई कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा की जाती है। भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था, पहला स्थापित और संचालित पहला भारतीयों के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था जनवरी 1949 में, आपको याद रखना है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, कहां पर है, मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बेटा क्या होगा, ए होगा। एगमार्क का संबंध किससे, इसका आंसर करिए, एगमार्क। आपने हॉलमार्क का नाम भी सुन रखा होगा, ठीक है, हॉलमार्क, ठीक है। तो हॉलमार्क का नाम सुना है कि नहीं बेटा, ये आप जो सोना चांदी धातु प्लेटिनियम का जो यूज करते हैं, इस पर हॉलमार्क का सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। तो आपका गोल्ड हो गया, इसके अलावा आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड सिल्वर, इसके अलावा आप प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, जो भी धातु खरीदते आप, इस पे हॉलमार्क का सिंबल यूज किया जाता है, इसका बेटा हॉलमार्क का सिंबल यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आईएसआई, ठीक है, आईएसआई। तो आईएसआई कहां पर बेटा, जो आप जैसे कि आपने घर में देखा होगा, जो बिजली की जो स्विच लगते हैं ना, जो आप बटन बटन से बंद चालू करते हैं, फैन वैन, तो उस पर आईएसआई का मार्क लगा, ठीक है। तो आईएसआई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आप आईएसआई मार्क का देखेंगे। और ये एगमार्क बेटा, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की गुणवत्ता से संबंधित क्या है, ये बेटा एगमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम जो धातु, इस पर हॉलमार्क का सिंबल लगाते हैं। आईएसआई जो आपका, जैसे कि आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, गैस सिलेंडर पर भी आपके आईएसआई लगा सिंबल, मार्क लगा होता है। इसके अलावा और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इस पर भी लगा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए बेटा। विद्वान अल बरूनी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, किसके बारे में, चलिए इसका आंसर करिए बेटा। अल बरूनी का नाम आपने सुना होगा, मूल नाम क्या है इसका, अल बरूनी का मूल नाम है अबू रेहान। तो अल बरूनी का मूल नाम है अबू रेहान। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला क्या था, प्रथम मुसलमान, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम भी कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान ये क्या था, बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ करता था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन और बहुत बड़ा फिलोसोफर, बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। तो बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री, तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा गणितज्ञ, बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अबू रेहान। ये महमूद गजनवी के समय में आपको दिखाई पड़ेगा। और इसने किताब लिखी, किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद, ठीक है। तो तहकीकात हिंद या तारीख हिंद या किताबुल हिंद के लेखक बेटा कौन है, अल बरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन, आंसर करिए इसका।
कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है, ठीक है, आपको पता होगा ये कंपाइलर बेटा लो लैंग्वेज है ना, ठीक है, तो लो लैंग्वेज को ये हाई लैंग्वेज मतलब मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता कंपाइलर, ठीक है, तो ये कंपाइलर बेटा लो को हाई में मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता क्या, कंपाइलर। बाकी प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड जिसको आप छू सकते उसको आप क्या कहेंगे, हार्डवेयर में इसको शामिल करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, इसका आंसर करिए। तकलामाकन मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपने पढ़ी रखा होगा मेरे ख्याल से। देखो ऑस्ट्रेलिया के मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपका एक हो गया है गिब्सन, कौन सा हो गया है, गिब्सन हो गया है। इसके अलावा यहीं पर एक और कौन सा है, सिम्पसन हो गया है, कौन सा हो गया है, सिम्पसन, ठीक है। तो गिब्सन हो गया है, सिम्पसन हो गया है। इसके अलावा आपका ग्रेट सैंडी, कौन सा बेटा, ग्रेट सैंडी, ठीक है, तो ये ग्रेट सैंडी हो गया है। इसके अलावा एक और कौन सा है, विक्टोरिया, कौन सा है, विक्टोरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सब आप कहाँ देखेंगे, तो ये आप देखेंगे बेटा कहाँ पर, तो ये आप देखेंगे आपका गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया, ये सारे की सारे बेटा कहाँ देखेंगे आप, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे। तकलामाकन कहाँ पर है, तो चीन के सिकियांग प्रांत, ठीक है, तो चीन के सिकियांग प्रांत में आपको तकलामाकन नाम का डेजर्ट या मरुस्थल दिखाई पड़ेगा। और चाइना और मंगोलिया में गोबी डेजर्ट भी आपको दिखाई पड़ेगा, चाइना और मंगोलिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बेटा क्या होगा, डी होगा। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर किस जलसंधि के द्वारा जुड़े हैं, इसका आंसर करिए। भूमध्य सागर और कौन सा सागर बताया है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर किस जल संधि के द्वारा जुड़े। लाल सागर व मरमरा सागर बेटा किसके द्वारा जुड़े हैं, तो लाल सागर और ये मरमरा सागर, ठीक है, आपका कौन कौन सा, रेड सी। तो लाल सागर हो गया आपका रेड सी, लाल सागर और कौन सा बेटा, मरमरा सी, ठीक है। तो लाल सागर और मरमरा सागर ये किसके द्वारा बेटा, तो ये दोनों जुड़े हैं किसके द्वारा, बासफोरस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर एफ आना चाहिए, ठीक है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। तो बासफोरस के द्वारा लाल सागर, ठीक है, तो ये लाल सागर और मरमरा सागर बासफोरस के द्वारा। इसके अलावा बेरिंग जल संधि, ठीक है, तो बेरिंग में बेटा बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर ये आपको याद रखना है। तो बेरिंग हो गया तो आपका कौन सा, बेरिंग व चुक्सी सागर। तो बेरिंग व चुक्सी सागर, बेरिंग व चुक्सी सागर, बेरिंग व चुक्सी सागर ये बेटा बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हैं। इसके अलावा डोवर जल संधि के द्वारा बेटा क्या है आपका, एक तो हो गया है इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये आपको याद रखना है। तो उत्तरी सागर हो गया आपका, ठीक है, नॉर्थ, ठीक, तो आपका उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल किसके द्वारा जुड़े हैं, तो उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के साथ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन बेटा आपको मिल रही है। तो बासफोरस, लाल सागर और मरमरा सी के बीच में और डोवर जल संधि बेटा ये इंग्लिश और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है। बेरिंग जल संधि बेटा ये बेरिंग और चुक्सी सागर को जोड़ने का काम करती है। और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, ठीक है, मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशियन, इन दोनों के बीच में कौन है बेटा, जिब्राल्टर जल संधि, आपने सुनी रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी। आइस हॉकी लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, इसका आंसर करिए। आइस हॉकी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। स्कॉटलैंड का बेटा कौन सा है, तो स्कॉटलैंड का है आपका रग्बी फुटबॉल। तो ये रग्बी फुटबॉल कहाँ का है, तो रग्बी फुटबॉल आपका हो गया है कहाँ का, तो रग्बी फुटबॉल आपका हो गया है स्कॉटलैंड का। इंडोनेशिया का बेटा कौन सा है, बैडमिंटन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बैडमिंटन कहाँ का हो गया है, तो बैडमिंटन बेटा इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया के नेशनल गेम का नाम क्या है, बैडमिंटन। और ये आइस हॉकी बेटा ये बर्फ पर खेली जाती कनाडा का आइस हॉकी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या होगा, ये होगा निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी के किनारे, आपको पता होगा कि नील नदी कौन से कॉन्टिनेंट में है, आपने पढ़ा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दुनिया की क्या है,
दुनिया की सबसे लंबी, ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी बेटा कौन सी? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी लगभग 6690 किलोमीटर। तो लगभग 6690 किलोमीटर, क्या बोला मैंने आपको? लगभग 6690 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया झील से निकलती। कौन सी झील से बेटा? विक्टोरिया। इसकी कहानी और भी आगे लंबी है, ठीक है, श्वेत नील है ना, फिर ब्लू नील, विक्टोरिया झील से निकलती दुनिया की सबसे लंबी नदी। और खार्तूम इसी के किनारे बसा है, खार्तूम, ठीक है, सूडान का प्रमुख नगर खार्तूम। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? बी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर करिए बेटा, जल्दी से आंसर करो इसका, है ना। कौन आंसर करेगा? देखिए जल्दी से फटाफट। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन। हाँ, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बेटा कहां पर है? देखो हेग में। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, तो इंटरनेशनल न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में, आपको याद रखना है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर बेटा? रोम में। कहां पर है? रोम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? ए होगा, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बना है? गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन कौन बना है? थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये पूछा गया। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान बेटा कहाँ के हैं? तो भगवंत मान आपको पता होंगे कहाँ के? ये पंजाब के। तो भगवंत मान पंजाब के हैं। पुष्कर सिंह धामी बेटा कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। हाल ही में अभी मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे, इन 5 राज्यों में भी हुए थे। तो आपका पंजाब, उत्तराखंड, और प्रमोद सावंत बेटा कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन, ये बेटा कहाँ के सीएम है? ये झारखंड के सीएम है। तो झारखंड के सीएम का नाम क्या है? हेमंत सोरेन है। तो क्वेश्चन नंबर पूछा है कि भाई गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 25वां राज्य, आपको याद रखना है। और गोवा को किससे मुक्त करवाया गया था? पुर्तगालियों ने मुक्त करा था 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? सार्क की स्थापना आपको पता होगा कब होती है? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में होती है। इसका हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है? काठमांडू में, है ना। इसमें टोटल कितनी कंट्री है सार्क में? इसका आंसर करिए। टोटल आपको पता होगा, तो टोटल जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, कौन कौन से देश है? तो इसमें एक तो भारत हो गया, एक क्या हो गया है? भारत। भारत का बच्चा कौन हो गया है? तो भारत का बच्चा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का बच्चा कौन हो गया है? बांग्लादेश हो गया है। कौन हो गया है? बांग्लादेश हो गया है। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया है? अफगानिस्तान हो गया है। कौन हो गया बेटा? अफगानिस्तान हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो नेपाल तो सिंपल सी बात होगा ही होगा। इसमें कौन होगा? नेपाल होगा आपका। कौन होगा बेटा? नेपाल होगा, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान और मालदीव, अफगानिस्तान और मालदीव, ठीक है। तो अफगानिस्तान हो गया। एक कौन हो गया आपका? अफगानिस्तान तो लिख दिया ना मैंने, ठीक है। आपका कौन हो गया? एक हो गया मालदीव, ठीक है। तो आपका मालदीव हो गया है। इसके अलावा आपका भूटान हो गया है। क्या हो गया है? भूटान। इसके अलावा आपका श्रीलंका हो गया। क्या हो गया है? श्रीलंका। कितने देश हो गए? गिनो फटाफट, ठीक है। टोटल कितने देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव हो गया है, नेपाल हो गया है, श्रीलंका, भूटान। श्रीलंका, भूटान, टोटल कितने देश हो गए? तो टोटल बेटा इसमें 8 देश है। कितने देश है? टोटल 8 देश है, आपको याद रखना। 1 2, ठीक है, 4 3 4 5 6 7 8, 8 देश हो गए, है ना। तो सार्क आपको पता होगा, साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक। तो 44 का आंसर होगा डी होगा। 8 जनवरी 2022 को जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, ठीक है, 8 जनवरी 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे बेटा, किन किन राज्यों में होते ये पूछा गया, कितने राज्यों में, ठीक है। तो इसका आंसर करिए। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया, एक तो आपका यूपी हो गया है, इसके अलावा एक आपका पंजाब हो गया है, इसके अलावा एक आपका गोवा हो गया है, इसके अलावा आप एक कौन सा हो गया है? मणिपुर हो गया है।
इसके अलावा एक आपका उत्तराखंड हो गया, कौन सा हो गया है, उत्तराखंड। तो ये जनवरी फरवरी के समय में जो इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में हुए थे, कितने बेटा, तो 5 स्टेट में 5 राज्यों में ये इलेक्शन करवाए गए थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में, ये 5 हो गए हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा एनजीटी की स्थापना कब होती है और वर्तमान में एनजीटी के प्रमुख कौन है, ये बेटा जो पर्यावरण से संबंधित जो एनवायरमेंट, ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित मामले का ये क्या करती है, त्वरित निपटान करती है। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले, तो पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले इसका त्वरित निपटान करने का काम करती बेटा एनजीटी। इसका फुल फॉर्म आप बताओ। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी एक ब्रांच भोपाल में भी आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, अलग अलग क्षेत्रीय जोनल इसके। और इसके अलावा आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में इसके प्रमुख है, ठीक है। तो वर्तमान में प्रमुख कौन है बेटा, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में इसके प्रमुख है। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, लोकेश्वर सिंह पंटा। तो लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले थे प्रमुख, तो लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, आदर्श कुमार गोयल है, आपको याद रखना है। और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में। ये पर्यावरण से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान करने का काम करती बेटा क्या, एनजीटी। तो 46 का आंसर क्या होगा, ए। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, अभी आपको पता है कि 2022 में कौन से नंबर के होते हैं, तो 2022 में 22 चल रहा, 22वें नंबर के भारत ने टोटल 61 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते हैं, 61। और कौन सी रैंक लगी है, 4th रैंक लगी भारत की। टॉप पे कौन रहा है, तो फर्स्ट पे रहा आपका, टॉप पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो टॉप पे कौन रहा है, टॉप किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पोजीशन पे रहा है, ठीक है। तो टॉप पोजीशन पे बेटा कौन सा देश रहा है, तो टॉप पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया लगभग 178 पदक जीते टोटल, और भारत ने 61 पदक जीते, भारत की 4th रैंक लगी है। और 2022 में बर्मिंघम में कल ही मेरे ख्याल से शायद 8 तारीख को ये फिनिश हुए हैं। तो पहले बेटा कहाँ हुए थे, पहले हैमिल्टन कनाडा में। तो पहले हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। और अभी भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है भारत ने, और लगभग भारत ने इसमें 61 में से लगभग 22 गोल्ड जीते। 61 में से 22 गोल्ड जीते किसने, भारत में, आपको याद रखना है। तो 47 का आंसर क्या होगा, ए। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने, रग्बी फुटबॉल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बताओ जरा आंसर करके। तो ये रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में बेटा 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं, तो 9 खिलाड़ी आपको पता होगा खो खो में। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा हॉकी हो गया आपका, हॉकी के अलावा आपका कौन सा खेल है, हॉकी के अलावा आपका क्रिकेट हो गया है, हॉकी क्रिकेट। इसके अलावा आपका फुटबॉल, कौन सा बेटा, फुटबॉल। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बेटा 15, बोले तो 15। तो 48 का आंसर क्या होगा, तो 48 का आंसर होगा ए। 48 का आंसर क्या होगा, ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेटा एरिना, ग्रीन्स, वेलोड्रम और डायमंड। फटाफट आंसर कर दीजिए, लवकर, फास्ट, ठीक है। देखें किसमें कितना दम है, कौन आंसर करेगा इसका, देखना चाहूंगा मैं, जल्दी से आंसर करिएगा, ठीक है। डायमंड बेटा किसका है, तो डायमंड बेटा बेसबॉल का है। डायमंड किसका है, तो डायमंड है बेसबॉल का। तो बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। वेलोड्रम बेटा ये किसका है, ये साइकिलिंग का, ठीक है। तो जो आपकी साइकिलिंग है, साइकिलिंग, ठीक है, तो साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो साइकिलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है वेलोड्रम। डायमंड बेसबॉल के, और घुड़सवारी को क्या कहा जाता है, एरिना। और ग्रीन से बेटा कौन सा है, तो जो बाउल्स आप खेल खेलते, कौन सा, बाउल्स, उसके खेल परिसर को ग्रीन से कहा जाता है। और घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है, एरिना कहलाता। क्या कहलाता बेटा, एरिना। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 49 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना। रूबल किस देश की मुद्रा है, रूबल
किस देश की मुद्रा, इसका आंसर करिएगा रूबल किस देश की मुद्रा है। तो रूबल बेटा आपको पता होगा फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रैंको, क्या है फ्रैंको। हालांकि यहाँ पर वर्तमान में देखो तो क्या चलती है, यूरो चलती, क्या चलती है, यूरो चलती है, आपको पता होगा। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल, क्या है रूबल। इटली की बेटा क्या है, तो इटली की मुद्रा का नाम है लीरा, इटली की राजधानी क्या है आपको पता होगा। तो इटली की बेटा क्या है, तो इटली की है लीरा। और जर्मनी में क्या है, ड्यूस मार्क, ड्यूस मार्क, ठीक है। तो ये ड्यूस मार्क कहां पर बेटा, जर्मनी में। हालांकि यहां पर भी यूरो चलती है, सब क्या है यूरोपियन कंट्री है ना, यूरो चलती है, आपको याद रखना है। अब रूबल पूछा है, तो रूबल कौन से देश की मुद्रा बेटा, रूस की मुद्रा। कहां की मुद्रा है, रूस की। तो रूस की करेंसी का नाम क्या है, तो रूस की करेंसी का नाम बेटा रूबल है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ये। इसके अलावा ये इसकी आपकी आंसर शीट आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा मदद करेंगे बेटा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन तो करे ही करे, साथ में एक्स्ट्रा जो भी 4 ऑप्शन थे उसके बारे में ना आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। तो क्वेश्चन तो जरूर हमने 50 किए, परंतु इससे लगभग 150 से 200 फैक्ट आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जो मिली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा सभी लोगों के लिए। आप तो इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर दोस्तों देखने के बाद में, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।